अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमिन कैसे किया जाता है। तो हमने कल फिज़िकल मेथड डिस्कस किए थे, तो आज देखते हैं कि केमिकली कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। तो कहते हैं कि दिस इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर रिएक्शन इन सोल्यूशन। ऐसे रिएक्शन जिनका सोल्यूशन बनाकर जो सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं उनका केमिकली जो है ना रेट डिटरमिन किया जा सकता है। होता क्या है, वी डू द केमिकल एनालिसिस ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्योंकि हम ना इसमें क्या करते हैं कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में से किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का केमिकल एनालिसिस करते होते हैं। केमिकल एनालिसिस के ज़रिए उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर को जब हम पानी में डालते हैं तो वो टूट कर एसिड एंड अल्कोहल बनाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसका रेट फाइंड करेंगे। रेट क्या है, मतलब लेट्स सपोज पॉइजन टाइम में ये ईस्टर कितना टूटा है, या पॉइजन टाइम में एसिड कितना बना है, या अल्कोहल कितनी बनी है, ऐसी हमने बात करी। इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग आज भी मालूम करते हैं कि केमिकली हम लोग कैसे इसकी कंसंट्रेशन ने बात की ना कि हम इस मेथड में क्या करेंगे, या तो इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करेंगे, इसकी केमिकल एनालिसिस करेंगे, या इसकी करेंगे। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं इसकी केमिकल एनालिसिस कैसे होती है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर द एक्सक्यूज मी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर द सोल्यूशन ऑफ ईस्टर इन वाटर एंड एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर, वाटर और सम लिटिल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, हम तीनों को मिक्स करके रख देते हैं। एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट है, तो उन तीनों को मिक्स करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। आफ्टर कुछ टाइम सम टाइम अ सैंपल ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज़ विदड्रॉन बाय अ पिपेट एंड रन इनटू 4 times वॉल्यूम ऑफ एसिड आइस कोल्ड वाटर। तो थोड़ी देर के बाद, जिस टाइम के बाद आपने मालूम करना होता है ना कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन 5 सेकंड के बाद क्या है, 10 सेकंड के बाद क्या है, 20 सेकंड के बाद क्या है, आप क्या करते हो उतने टाइम के बाद ना पेपर बेटा इस पेंसिल की तरह होती है ऑलमोस्ट। तो उस पेपर के ज़रिए ना सैंपल वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है पेपर के ज़रिए। 1 ml 2 ml 3 ml निकाल कर ना, लेट्स सपोज 2 ml निकाला, सैंपल 2 ml निकाल के हम उसको उसके 4 गुना वॉल्यूम में, अगर आपने 2 ml निकाला है सैंपल तो 2 × 4 8 ml ऑफ वाटर में डाल देते हैं। शर्त यह है कि वाटर चिल्ड होना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए, ताकि जैसे आप सैंपल को वहाँ पे डालो ना, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत लो होगा, आइस कोल्ड वाटर होगा, तो जो रिएक्शन मिक्सचर आपने सैंपल लिया ना वहाँ से, उसमें जो भी रिएक्शन हो रहे होंगे वो सीज़ हो जाएंगे। आइस कोल्ड वाटर होगा ना तो वो उस रिएक्शन को वहाँ पे सीज़ कर देगा, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे रख देते हैं ताकि जब हम रेट मालूम करें तो 5 सेकंड के बाद वाला ही हो, ठीक है। कोल्ड वाटर में द डिल्यूशन एंड चिलिंग स्टॉप द रिएक्शन। एक तो डिल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि पानी में डाल रहे, दूसरा हमारे पास वो चिल्ड हो जाएगा तो रिएक्शन सीज़ हो जाएगा। द एसिड फॉर्म इज़ टाइट्रेटेड। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है और अल्कोहल बन रही है। तो 5 सेकंड के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ एसिड बना होगा। कितना बना होगा हम उसके ज़रिए मालूम करेंगे रेट कितना है हमारे पास। तो इसमें एसिड बना होगा जो आपने 2 ml वहाँ सैंपल लिया, तो उस एसिड को हम लोग फिर टाइट्रेट करते होते हैं। फॉर्म टाइट्रेटेड गैस आर स्टैंडर्ड अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनाफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। सॉरी, अब ना हम एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, ठीक है, बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है बेटा, सिंपली मैं आपको बताऊँ ना इस मेथड का क्या होता है। फिनाफ्थलीन यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। फिनाफ्थलीन बेटा वो सब्सटेंस है जो एसिड में कलर नहीं देती लेकिन बेस में कलर देती है, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि अगर आपने मालूम करना हो ना एसिड कितना है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एसिड, आपके पास एसिटिक एसिड है, इसके पास एक प्रोटॉन है, तो मतलब इसको एक NaOH चाहिए दोनों को मिलकर वाटर बनाने के लिए, ऐसी बात है ना। मतलब अगर इसके 10 मॉलिक्यूल होंगे तो 10 मॉलिक्यूल NaOH के यूज़ होंगे, ऐसी बात है ना। तो मतलब NaH कितना यूज़ हुआ है हम उसके लिहाज से इसकी अमाउंट डिटरमिन कर सकते हैं, ऐसी बात है ना। तो हम क्या करते हैं, हम NaOH को एक ब्यूरेट में ले लेते हैं। ब्यूरेट भी एक लंबी सी हमारे पास एक ट्यूब होती है, वो भी कभी हम लैब में डिस्कस करेंगे इसको। तो हम उस ब्यूरेट में
या कह लो आप लोग ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम लोग अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं, ठीक है, और नीचे बीकर में लेते हैं एसिड और इसमें डालते हैं फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन एसिड में तो कलर देती नहीं है, हम फिर ड्रॉप वाइज इसमें ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, वो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल थे लेट्स सपोज, तो हमें पता होगा इसका कितना कंसंट्रेशन है। तो इसका जब एक ड्रॉप में लेट्स सपोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएंगे तो वो आपस में मिलकर दोबारा से पानी बना देंगे, फिनाफ्थलीन कोई कलर शो नहीं करेगा। तीसरा एक और ड्रॉप डालेंगे, 4 मॉलिक्यूल, एक और ड्रॉप डालेंगे, इस तरह, ठीक है। हम ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे। जैसे ही सोल्यूशन का कलर, जब तक ये एसिड वहाँ पे मौजूद होगा, वो हमारी डाली गई बेस के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे पानी बनाता रहेगा, न्यूट्रलाइज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एसिड ख़त्म हो जाएगा, है ना, हमने बात की, थोड़ी समझ बनेगी। तो जैसे एसिड ख़त्म होगा तो वहाँ पे अब जब बेस डालोगे ना तो वहाँ पे सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिक होगा तो जो आपने डाला था ना फिनाफ्थलीन, फिर वो हमने बात की ना बेस में कलर शो करता होता है, तो वो पर्पल कलर का या डार्क पिंक कलर का हमारे पास शो हो जाता है, ठीक है। जैसे पिंक होगा हम वहाँ पर ड्रॉप वाइज जो ऐड करें सोडियम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया जितना एसिड था सारा यूज़ हो गया। अब चूँकि सारी बेस ऐड की जा रही है तो वो जो हमारे पास पिंक है ना, तो इसका मतलब होगा कि एसिड खत्म हो गया, अब सारी बेस है। तो हम वहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप करेंगे और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट यूज़ करेंगे। जितनी अमाउंट होगी हमारे पास, जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट यूज़ हुई होगी, डेफिनेटली उतना ही हमारे पास एसिड प्रिपेयर हुआ होगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड था इसका, ठीक है। द एनालिसिस इज रिपीटेड एट वेरियस इंटरवल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब जहाँ जहाँ पर आपने मालूम करना है ना रिएक्शन के रेट जिस टाइम के, तो उस पर हम मालूम करते रहते हैं। दिस वुड प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, जो मैंने बात की थी। आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड के बाद इतनी एसिड बन रहा है, 10 सेकंड बाद इतना बन रहा है, 20 सेकंड बाद इतना बन रहा है, ठीक है। द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आर प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम वेयर बाय अ राइजिंग कर्व इज ऑब्टेन्ड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टाइम, स्टार्टिंग में तो 0 होगी, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 10 सेकंड के बाद इसकी इतनी कंसंट्रेशन, 100 सेकंड के बाद इतनी कंसंट्रेशन, 150 के बाद इतनी कंसंट्रेशन। तो वो ये जो आपको डाटा नज़र आ रहे हैं ना, ये वो मालूम किए गए हैं, ये टाइट्रेशन के जरिए मालूम किया गया कितनी कंसंट्रेशन है 10 सेकंड बाद, ठीक है। जब डाट को मिलाया गया हमारे पास एक राइजिंग कर्व मिली, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो ये राइजिंग कर्व मिलेगी हमारे पास। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट विल बी गिव द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये तुम्हारे पास आई ना, कंसंट्रेशन आई इतने टाइम पे, इतनी कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन आई हमारे पास। अगर आपने रेट निकाला तो रेट हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो आप वहाँ पे वही जो आपने लास्ट टाइम मेथड किया था, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करो, एक टाइम पॉइंट पे टच करता हो, वो टेंजेंट को आप लोग फिर यहाँ पर वो कर दो, एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो। ट्रायंगल का ये हिस्सा टाइम होगा जो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक। आप दो लेट्स सपोज 250 और 100 है ना, तो 250 - 100 का तो ये डेल्टी आ जाएगा ऊपर से नीचे। ये हमारे पास 10 से 20 है, तो 20 - 10 हो जाएगा, ये इसका ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको इसे डिवाइड कर दो, पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टेंजेंट ड्रा हुआ है। इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन द स्लोप ऑफ द कर्व एट योर पॉइंट गिव द रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई बट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्हेन द कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल द रेट बिकम 0। जब ये कर्व हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, टाइम एक्सिस के बिल्कुल बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा होगा, हम बोल जाएंगे कि रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो गया, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया वहाँ, ठीक है। If you plot the graph of decreasing concentration of ester, then falling curve is obtained। अगर आपने ऐसे अपने एसिड का बनाया ना, एसिड का तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का राइजिंग कर्व होता है। अगर आप किसी रिएक्टेंट का बनाते हो तो वो हमारे पास फॉलिंग कर्व होता है ऐसे, इसी के लिहाज से। If we have any laboratory technique to record the changing concentration of ester or alcohol, we can measure the rate of reaction. This is pseudo first order reaction. Actually, water being in large excess in comparison to ester does not affect the rate, and we think that water is not taking part in the reaction। बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर इसलिए है कि वाटर पे डिपेंड तो करता है, लेकिन वाटर लार्ज एक्सेस में उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास था केमिकल मेथड इसका। ये केमिकल मेथड के ज़रिए आप कैसे मालूम कर सकते हो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिंपल बोलते किसको है, एनर्जी मतलब एक्टिवेशन, एक रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते होते हैं सॉरी, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। आपने जैसे मैंने बात की ना, आपने चूल्हा जलाना है गैस को, वो भी केमिकल रिएक्शन है, CH4 है, वो बर्न ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीट बनाती है, साथ में CO2 वाटर बनाती है। तो उसको
रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी स्पार्क देना पड़ता है, उस स्पार्क को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस द पार्टिकल, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के अंदर मौजूद एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो होते हैं, मस्ट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कोलाइड विद वन अनदर। एक रिएक्शन को कहते हैं कि होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, उन रिएक्टेंट में जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, अगर उन दोनों ने आपस में रिएक्शन करना है ना, तो रिएक्शन करने के लिए उनको पहले एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना होता है। ठीक है, जब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तब ये वहाँ पर रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जब मिक्सचर बनेगा तो फिर आपस में कोलाइड भी करेंगे, ए के पार्टिकल बी के पार्टिकल से टकराएंगे, तब भी वहाँ पर होता है रिएक्शन। दीज कोलिजन में बी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। जो कोलिजन होती है ना आपस में, उनको वो या तो इफेक्टिव होंगी या इनफेक्टिव होंगी। इफेक्टिव कौन सी होती हैं और इनफेक्टिव कौन सी होती हैं? अगर दो रिएक्टेंट के दो पार्टिकल आपस में मिलकर प्रोडक्ट प्रिपेयर कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ इफेक्टिव कोलिजन। और अगर दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं लेकिन टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं करते, हम बोलते हैं दैट इज़ इनफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो द कोलिजन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, और ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है। When these collisions are effective, then they give rise to product. Otherwise, the colliding particle just bounce back. बात होगी क्लियर, जो मैंने भी आपको बताई। The effective collision can take place only. Effective collision कब होता है? When the colliding particle will possess certain amount of energy and they approach each other with the proper orientation. बेटा इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए दो चीज़ें होनी लाजमी है। एक, उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। दूसरा, वो उनकी जो जिस फेस से टकराए ना, उनकी आपस में वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, एनर्जी की सर्टेन अमाउंट है, तब जाके कोलिजन इफेक्टिव होगा। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो वो कोलाइड बैक हो जाएंगे, आपस में बाउंस बैक हो जाएंगे टकरा के। ठीक है आगे जी, द आइडिया ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन दैट द टाइम ऑफ कोलिजन द एटम विच आर रिक्वायर्ड टू मेक न्यू बॉन्ड शुड कोलाइड विद ईच अदर। मतलब बेटा एक एटम का ना, लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है, एटम का या कह लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के इस एटम ने, ये ब्लू है, इस एटम ने करना है रिएक्शन, ये सारे स्टेबल है। ठीक है, तो जब ये टक्कर खाए ना, तो टक्कर खाए इसी पोजीशन से टक्कर खाए ऐसे। ठीक है, तब जाके होगा रिएक्शन। अगर ये टक्कर इस तरीके से खा जाता है यहाँ से, फिर तो नहीं होगा रिएक्शन, ना ही यहाँ से होगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। जिस एटम ने करना रिएक्शन वो एटम जाके टक्कर खाए। The minimum amount of energy required for an effective collision is called activation energy। ये इन्होंने और डीप करके डिफाइन कर दी एक्टिवेशन एनर्जी को। आप इसी को प्रिपेयर कर लो कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहना है कि एक जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, तो उस होमोजेनियस मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करके एक इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इफ़ ऑल द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज एट गिवन टेम्परेचर आर इफेक्टिव इन फार्मिंग द प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब जितनी भी कोलिजन है ना, वो अगर सारी इफेक्टिव होती हैं, तो मतलब सारी इफेक्टिव कोलिजन है, तो फटाफट वहाँ पे प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, तो उसका रेट बड़ा फास्ट होगा, जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर हाउएवर स्लो, शोइंग दैट द कोलिजन आर नॉट इक्वली इफेक्टिव। कुछ जो रिएक्शन स्लो होते हैं ना, उनमें मतलब क्या होता है, उनके पास दो बेसिस होती हैं। या तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। दूसरी, उनके पास जो कोलिजन हो रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रहे। ठीक है एक्सक्यूज मी। अच्छा, लेट अस स्टडी अ रिएक्शन बिटवीन, हम स्टडी करते हैं रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल A एंड B2 टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल AB। ठीक है, इफ दिस मॉलिक्यूल विल हैव एनर्जी इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, मतलब वो एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन चाहिए होती है सॉरी, या उससे ज़्यादा है, द सॉरी बच्चे, अच्छा जी, कहते थे वी हैव द अपॉन कोलिजन देयर बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म, द फिनोमेना इज शोन इन डाउन फिगर। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अगर दो एटम हैं, दो मॉलिक्यूल हैं A2 B2, अब आपस में उनके पास इतनी एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, उसके बराबर है,
तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो जैसे कोलाइड करेंगे ना, उनके अपने पुराने बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। फिर वो हमारे पास होगा इफेक्टिव कोलिजन। ये देखो यहाँ पे ए बी बी, ये दोनों मिल के हमारे पास जब आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। ये कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा, उसको बोलते होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? ये कम्प्लेक्स बनाने में जो एनर्जी यूज़ होती है। जैसे बस बनेंगे तो ये ए का अपना बॉन्ड टूट जाएगा, ए बी का बन जाएगा, बी का बॉन्ड टूट जाएगा, ए बी का बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। एक्टिवेटेड जैसे था ना इंटरमीडिएट बेटा, हाँ मैंने भी आपको बताया था इंटरमीडिएट के बारे में, जो अगर आपको याद हो तो NO3 के बारे में यार, NO2 प्लस CO मिल के बनाते थे, NO प्लस CO2 समथिंग बनाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब आपने फाइंड किया था उसका आर्डर, तो वो आर्डर सिर्फ NO2 बता रहा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे एक NO3 देखा था, तो मैंने कहा था कि वो इंटरमीडिएट, ठीक है, वो इंटरमीडिएट है। ये है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते होते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को। तो ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दोनों डिफरेंट होते हैं बेटा। इंटरमीडिएट वो मॉलिक्यूल है, वो एग्जिस्ट भी करते होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं भी करते होते हैं, लेकिन ये जो स्टेट होती है स्टेट, ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, आप कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट को आप लोग सेपरेट कर सकते थे कंडीशन देकर। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट इज़ एन अनएबल कम्बिनेशन ऑफ ऑल द आइटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन फॉर विच द एनर्जी इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है बेटा, इसकी और इसकी कम होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड स्पीशी एंड डिकम्पोजेज ऑन, ये बॉडी शॉर्ट लिव होती है और जैसे बनती है ना उसके साथ टूट जाती है। इट हैज़ ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वाई इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसको इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो ट्रांजिस्ट होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे स्लो डाउन। ये दोनों मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं, करीब आके वो स्लो डाउन हो जाते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, देन फ्लाई अपार्ट, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इफ़ द कोलिजन इज़ इफेक्टिव देन द मॉलिक्यूल फ्लाइंग अपार्ट आर केमिकल डिफरेंट। अगर द कोलिजन इफेक्टिव था ना, मतलब दोनों आपस में टकराने के बाद अगर ये कम्प्लेक्स बना, ठीक है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल आपस में टक्कर खाई, उसके बाद दूर हो जाते हैं। दूर होकर दो कंडीशन होगी, अगर इफेक्टिव कोलिजन था तो प्रोडक्ट दूर हो जाएंगे, अगर इफेक्टिव नहीं था तो दोनों जिस तरह पहले टकराए थे उसी तरह फॉल बैक हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट अदरवाइज द मॉलिक्यूल जस्ट बाउंस बैक। व्हेन द मॉलिक्यूल स्लो डाउन जस्ट देयरफॉर बिफोर द कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग, ठीक है। हम तो सब जानते हैं जब एटम किसी के पास आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज और उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी The process can be understood with the help of a graph between the path of the reaction and the potential energy of the reacting molecule, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कंडीशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन छोड़ो, रिएक्टेंट है, आपस में जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद देखो ये एक एक्टिवेशन कम्प्लेक्स है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इसके पास आते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है ना, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कम्प्लेक्स बनता है तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो मतलब कम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए होती है। ये लिखा हुआ EA, ये EA वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट से इस कम्प्लेक्स को बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, ये देखो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना, उसके बाद बनी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, देखो ना इसने कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेट से ये 5 है, 5 ऑब्जॉर्व की, लेकिन कितनी निकाल रहा है, जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से ये बन रहा है, इनकी एनर्जी तो कम है हमारे पास, ठीक है। तो ये 10 एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ये एनर्जी आपको फालतू मिल रही है, तो मतलब ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब इसकी बात करो, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके काइनेटिक एनर्जी को अपनी कौन सी थी हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके जब कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाने के बाद जब बनेंगी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, ज़्यादा है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करके वहाँ पे गया, लेकिन बदले में इतनी मिली, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई ऑब्जॉर्व होने में, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। द रिएक्टर रीच द पीक ऑफ द कर्व टू फॉर्म एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। EA इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी will between the reactant and the product. Only the colliding particle with proper activation energy will able to climb up and climb up the hill and give the product. ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है ना, ये वही रिएक्टेंट बना सकते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जिनके पास नहीं ना होगी एनर्जी, वो यहाँ तक नहीं जा सकते, यहाँ तक जाएंगे तब बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इफ़
if the combined initial kinetic energy of the reactant is less than EA, अगर इन दोनों की एनर्जी EA से लेस है, मतलब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है क्लाइंब कर सके, तो फिर नहीं होगा रिएक्शन हमारे पास। लेस देन EA दे विल अनएबल टू रीच द टॉप ऑफ द हिल एंड फॉल बैक केमिकली अनचेंज। ठीक है, ये अगर आपस में टकराते हैं, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि वो हिल क्लाइंब करके ये कम्प्लेक्स बना सकें। कम्प्लेक्स बनेगा तो बेटा ये बनेगी प्रोडक्ट, ये नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर फिर वो फॉल बैक हो जाएंगे। द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैन आल्सो यूज टू स्टडी द हीट इवाल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम इस डायग्राम के ज़रिए बता सकते हैं कि हीट इवाल्व हो रही है, अब्जॉर्ब। देखो उसने 5 अब्जॉर्ब की, 10 इवाल्व की, तो मतलब 5 मिल रही है, मतलब रिएक्शन 5 एनर्जी बाहर दे रहा है। इसने 10 अब्जॉर्ब की लेकिन बदले में 3 वापस की, तो मतलब इसने टोटल 7 अब्जॉर्ब की है। ठीक है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करो, आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। मतलब रिएक्टेंट ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ली वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए, और कम्प्लेक्स बनने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। मतलब अगर आपने 5 एनर्जी दी थी तो बदले में 10 मिली, तो मतलब आपके पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर आपने 10 किलो जो एनर्जी दी लेकिन बदले में 5 मिली, तो वो आपके पास एंडोथर्मिक था, जिसने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ली कम ली। इसलिए इसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन में कितनी हीट इन्वॉल्व थी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल, मेरी बात अभी आपको बात आई थी, देन द रिएक्टेंट एंड द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर एज अ इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी लेवल एंड द रिएक्टेंट्स फॉर सच रिएक्शन इज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड कंप्लीट द रिएक्शन। होगी बात क्लियर? ये मैंने अभी आपको समझाई थी ना, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर ऑल द रिएक्शन। बेटा ये जो होती है ना, बोलते हैं ना फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड के लिए एनर्जी वो चाहिए होती है, रिवर्स के लिए वो चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों के लिए सेम चाहिए एनर्जी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना आप लोग, डेफिनेटली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी आपस में डिफरेंट होगी, या रिएक्टेंट की हाई होगी या प्रोडक्ट की हाई होगी। ये कम्प्लेक्स है, रिएक्टेंट ने भी यहाँ जाना है, इसने भी यहाँ जाना है। ठीक है, अगर इसने यहाँ जाना है तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए, अगर इसने वहाँ जाना है तो इसको एनर्जी चाहिए। मतलब अगर फारवर्ड है तो इतनी एनर्जी चाहिए, रिवर्स के लिए इतनी चाहिए वहाँ पे। मतलब जब भी कोई भी होगा निश्चय उसकी फारवर्ड की एनर्जी और होगी, रिवर्स की और होगी वहाँ पे। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फारवर्ड में बात कर दी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन बैकवर्ड रिएक्शन, वाइल रिवर्स इज ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने भी बात की थी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वे रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड दस हेल्प टू अंडरस्टूड द रिएक्शन, अंडरस्टैंड रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक बार रीड कीजिएगा, सिंपल सा टॉपिक है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने पहले बात की ना व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन के जो स्लो स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे कैसे फाइंड, अभी तो हमने बात की रेट कैसे फाइंड किया जाता है, फिर हमने एनर्जी पढ़ी। अब पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन, जो मैंने भी बात की। इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए भी किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी, डिफरेंशियल मेथड के ज़रिए भी, हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए भी, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के ज़रिए भी। Here we will only discuss half life method and method of large access। यहाँ पे सिर्फ लास्ट 2 मेथड डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा भी नहीं दोनों से कंसर्न है। ठीक है, तो देखते हैं कि हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए कैसे ऑर्डर निकाला जा सकता है। अगर आपको याद हो, हमने हाफ लाइफ मेथड में बात की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, इस इक्वेशन के ज़रिए। यहाँ पे एन क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने बात की थी ना, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अच्छा, आगे बात करते हैं। As mentioned earlier, half-life of reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant raised to power 1 less the order of reaction। अगर आपको याद हो तो half-life of nth order is inversely proportional to initial concentration A raised to power order of reaction minus 1। ठीक है, let us perform our reaction twice by taking 2 differential concentration A1 and A2 and their half-life period are found to be T1 and T2 respect। ठीक है, T1 is the half-life of first, T2 is the half life of second is equal to A1 over raised to n minus 1 है ना। half life is directly proportional to 1 over A and inversely proportional to A1 and A2 raised to n minus 1। ठीक है,
अब डिवाइडिंग द टू रिलेशन T2 को T1 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा T1/T2 इज इक्वल टू A2/A1। ये दोनों यहाँ पे इन्वर्स में ना, तो जब उधर जाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, उलट जाएंगे, A2/A1 हो जाएगा। ठीक है, तो log ले लेते हैं दोनों का, रेस्ट फॉर n-1, हमारे पास क्या आएगा log ऑफ T1 और T2 इज इक्वल टू n-1। आप लोग जानते हो ना कि जब आप log लेते हो तो जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, n-1 log ऑफ A2/A1। ठीक है, आपने n निकालना है, n इज ऑर्डर, ठीक है ना, तो कैसे हमारे पास होगा -1 उधर जाके +1 हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ T1/T2, ये जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ A1, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा log ऑफ A2 और A1। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के ज़रिए किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो T1 फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर आप किसी भी रिएक्शन की देखो कि फर्स्ट हाफ लाइफ क्या है, सेकेंड हाफ लाइफ क्या है। ठीक है, तो उसकी A1 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A2 सेकंड कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक हो गया, T1 के फर्स्ट हाफ लाइफ, T2 के सेकंड हाफ लाइफ, A2 क्या है उसका सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन, उसकी फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। आगे, सो इफ वी नो द टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टू हाफ लाइफ वैल्यूज़ वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन है, उसमें हमारे पास N1 भी दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, T1 T2 भी दिए हुए हैं। आप सिर्फ वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर जो निकाला हुआ है, इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपकी चेक करनी है। एग्जांपल में बेटा सिर्फ अतिया, जो अतिया है वही एग्जांपल मुझे भेज रही है। पहले अनिला ने थिंक से भेजी थी, उसके बाद किसी ने नहीं भेजी, फिर अतिया भेज रही है, बाकी कोई नहीं भेजा मुझे। मंडे को कॉलेज ओपन हो रहे हैं, फिर वहीं पर आपसे बात कर लेंगे इसके बारे में। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस इज़ द सेकेंड मेथड। ठीक है, हम रेट ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। इन दिस मेथड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ रिएक्टेंट। ऑर्डर क्या होता है कि एक रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, दोनों रिएक्टेंट में से कितनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट है लेट्स सपोज, तो दो में से हम एक को बहुत स्मॉल अमाउंट में ले लेते हैं, दूसरे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं। द एक्टिव मैसेज ऑफ सब्सटेंस इन लार्ज एक्सेस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। जो लार्ज अमाउंट में यूज़ किया गया है उसकी जो एक्टिव मास होगा वो डेफिनेटली कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमने लिया हुआ है उसको। द सब्सटेंस टेकन इन स्मॉल अमाउंट कंट्रोल द रेट एंड द ऑर्डर इज़ नोटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। अब आपने दो रिएक्टेंट थे ना, दोनों में से आपने एक ले लिया स्मॉल अमाउंट में, दूसरा ले लिया लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसकी कंसंट्रेशन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में लिया गया। तो जो स्मॉल अमाउंट में होगा जैसे ही ख़त्म होगा तो रेट वहाँ पर या रिएक्शन वहाँ पे सीज हो जाएगा। तो मतलब जो चीज़ें स्मॉल अमाउंट में यूज़ होती हैं वो रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो द रीज़न इज़ दैट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेट मोर अप्रिशिएबली। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट मेंशन अर्लियर, जब हमने बात की थी ईस्टर वाले की केमिकल मेथड में, शो दैट वाटर बीइंग अ लार्ज एक्सेस डज नॉट डिटरमिन द ऑर्डर, इसलिए वो सूडो फास्ट ऑर्डर था। इन दिस वे द रिएक्शन इज रिपीटेड बाय टेकिंग रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट वन बाय वन एंड ओवरऑल ऑर्डर इज कैलकुलेटेड। द मैटर विल बी फर्दर elaborated in 11.5.2। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। बेटा मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस क्या है, सिंपली कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है ना, ठीक है, लेट्स सपोज दो रिएक्टेंट हैं या तीन है या चार है या पाँच है। ठीक है, तो हम ना बारी बारी ना हर रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, बाकी सबको लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल रिएक्टेंट होगा अगर उस पर रेट डिपेंड कर रहा है तो उसके ख़त्म होने से रिएक्शन भी रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। हम इस तरीके से ना हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वहाँ पे ऑर्डर क्या है कि एक रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इस लिहाज से हम लोग हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की इफेक्टिवनेस रेट के ऊपर डिटरमिन कर लेते हैं, हर किसी को बार बार शार्ट करके। ठीक है, ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के ज़रिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते होते हैं। ठीक है, ऑल दोज फैक्टर विच चेंज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड। जो फैक्टर इफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड को इफ़ेक्ट करते होते हैं वो सारे फैक्टर हमारे पास जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दिए हुए हैं। पहली बात आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स।
कि रिएक्टेंट की नेचर कैसी है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, डेफिनेटली उन पर डिपेंड करती है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंसेस इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। कि पहली बात ये है कि जो आप लोगों ने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ना सब्सटेंसेस की, वो कहते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। किसी रिएक्टेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या वो डिपेंड करती है। जैसे कि एलिमेंट जो फर्स्ट ए के हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो आसानी से दे सकते हैं, मतलब दीज आर रिएक्टिव सब्सटेंसेस, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, जल्दी से दे देंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास। One electron in the outermost shell, they react with water more swiftly than those of second A group elements having 2 electrons in the outermost S shell। अब पहले ग्रुप की मेटल को अगर आप पानी में डालो ना तो वो पानी के साथ भाग के करती हैं रिएक्शन। तो सोडियम की बात कर, सोडियम तो वहाँ पे आग लगा देती होती है, ठीक है। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू दोज रिएक्शन विच आर बॉन्ड और रीअरेंज। मतलब जैसे न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस की है वो भी बड़ी फास्ट होती है, जैसे जिनमें बॉन्ड टूटना बनना होना वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड स्लोअर देन आयनिक रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है लेकिन आयनिक रिएक्शन में आयन्स आगे पीछे मूव करते हैं तो वो फास्ट होते हैं, ठीक है। अगला हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अल्लाह हाफिज़।